जय हिंद दोस्तों। सिविल सर्विसेज 2021 के क्वेश्चंस का डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। ऑलरेडी हिस्ट्री के 2 पार्ट मैंने कवर कर दिए हैं, ये इसका तीसरा पार्ट है। अब आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। ये सेट ए के अकॉर्डिंग है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। आपसे पूछा जा रहा है सेंट फ्रांसिस जेवियर के बारे में। पहला कहा जा रहा है जेसुइट ऑर्डर के ये वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर थे। दूसरे स्टेटमेंट में कहा जा रहा है इनकी डेथ गोवा में हुई और एक चर्च भी है जो इन्हें डेडिकेटेड है। तीसरा कहा जा रहा है कि सेंट फ्रांसिस जेवियर की फीस्ट जो है गोवा में हर साल सेलिब्रेट की जाती है। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन का सेकेंड स्टेटमेंट इस क्वेश्चन को काफ़ी टफ बना देता है। सेंट फ्रांसिस जेवियर के बारे में यहाँ पे जो बात लिखी गई है ही डाइड इन गोवा, ये बात यहाँ पे गलत है। तो अगर ये आपको पता है तो ही आप इसे एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते हैं, अदरवाइज फिर इस क्वेश्चन में आंसर तक पहुंच पाना डिफिकल्ट है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। बाकी के जो ऑप्शन 1 और 3 हैं ये यहाँ पे सही है। इस क्वेश्चन के सोर्स की बात करें तो तमिलनाडु बोर्ड में सेंट फ्रांसिस जेवियर के बारे में दिया गया है। हिस्ट्री की बुक्स में भी सेंट फ्रांसिस जेवियर के बारे में दिया होता है, लेकिन ये पर्टिकुलर पॉइंट मिसिंग है कि उनकी डेथ कहाँ पे हुई। सो ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे कि बैक इन इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स वेट कर रहा था उनका, तो जिसुइट प्रोविंस में, जो कि न्यूली इरेक्टेड जिसुइट प्रोविंस था। तो यहाँ से ये चाइनीज़, अगर यहाँ पे आप पढ़े तो चाइनीज़ दैट द जैपनीज लुक फॉर विजडम ही नेवर रीच द चाइना, यानी वो कभी चाइना नहीं पहुँच पाए। लेकिन 3 दिसंबर 1552 में फ्रांसिस डाइड ऑफ फीवर ऑन द आइलैंड्स ऑफ सेंसियान, जो कि चाइनीज़ कोस्ट में सेंचुआन प्रोविंस में है। तो फ्रांसिस जेवियर की डेथ कहाँ पर हुई? सेंचुआन में, चाइना में, ना कि इंडिया के गोवा में। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के मिसिंग होने के कारण ये क्वेश्चन टफ है। अदरवाइज हर सोर्सेज में सेंट फ्रांसिस जेवियर के बारे में दिया होता है, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट के कारण ये क्वेश्चन टफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 नंबर। मिताक्षरा और दया भाग के बारे में पूछा जा रहा है। 3 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। पहला कहा जा रहा है कि अपर कास्ट के लिए मिताक्षरा का लॉ देखने को मिलता है, और दूसरा कहा जा रहा है लोअर कास्ट के लिए दया भाग सिविल लॉ है। दूसरे स्टेटमेंट में कहा जा रहा है मिताक्षरा सिस्टम में सन कैन क्लेम द राइट टू प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ फादर, यानी फादर के लाइफ टाइम में ही प्रॉपर्टी के लिए क्लेम कर सकते हैं मिताक्षरा सिस्टम के अंतर्गत, जबकि दया भाग सिस्टम में ऐसा प्रोविजन नहीं देखने को मिलता। और कहा जा रहा है कि फादर के डेथ के बाद ही जो बेटे हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी के लिए क्लेम कर सकते हैं। तीसरे में कहा जा रहा है मिताक्षरा सिस्टम डील करती है प्रॉपर्टी हेल्ड बाय मेल मेंबर ओनली, यानी जो मेल मेंबर हेल्ड करते हैं प्रॉपर्टी को, उसी में मिताक्षरा सिस्टम की बात की गई है। जबकि दया भाग सिस्टम में कहा जा रहा है कि मैटर रिलेटेड टू प्रॉपर्टी हेल्ड बाय बोथ मेल एंड फीमेल मेंबर ऑफ अ फैमिली, यानी मिताक्षरा सिस्टम जो है वो मेल मेंबर की प्रॉपर्टी से डील करता है, जबकि दया भाग सिस्टम दोनों मेल और फीमेल से। आपको बताना है यहाँ पे कौन कौन सी बातें यहाँ पे करेक्ट हैं। सो अगेन ये क्वेश्चन भी आपको डायरेक्टली किसी बुक में कवर नहीं मिलेगा, लेकिन जून 2020 में न्यूज़पेपर्स के अंदर ये कवर किया जा रहा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपेंड किया था हिंदू वुमेन राइट को, जो को पार्टनर होती हैं यानी जॉइंट लीगल आयर होती हैं संपत्ति को लेके, उसी के रिलेटेड इस वजह से। तो ये जो जजमेंट है वो हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 को अमेंड कर रहा था, और इस वजह से ये चर्चा का विषय था। तो आइए थोड़ा समझ लेते हैं मिताक्षरा और दया भाग सिस्टम के बारे में। देखिए मिताक्षरा जो है ये कमेंट्री है, विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी गई है। ध्यान रखिएगा, विज्ञानेश्वर भी बहुत बड़े एंशिएंट स्कॉलर थे याज्ञवल्क्य समिति में और स्मृति में। और जबकि दया भाग है, दया भाग सिस्टम ये जिमूत वाहन के द्वारा लिखी गई सिमिलरली नेम्ड टेक्स्ट है। इसके बाद अगर आप देखें तो ये सब डिवाइडेड इंडिया के हर पार्ट में ऑब्जर्व की जाती है, लेकिन जो आपकी दया भाग सिस्टम है ये मेनली बंगाल और असम रीजन में देखने को मिलती है। सन बाय बर्थ एक्वायर एन इंटरेस्ट इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, यानी एक सन जो है यहाँ पे बाय बर्थ एक्वायर कर सकता है जॉइंट फैमिली को, लेकिन दया भाग सिस्टम में अगर आप देखें तो सन को कोई ऑटोमेटिक ओनरशिप नहीं दी जाती, लेकिन फादर के डेथ के बाद ओनरशिप राइट मिलती है। लेकिन मिताक्षरा में बिना फादर के डेथ के भी यहाँ पे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया जाता है। इसके बाद अगर आप देखें ऑल द मेंबर इंजॉय को पार्सनरी राइट ड्यूरिंग द फादर लाइफ टाइम, यानी सभी मेंबर्स को इक्वल हिस्सा यहाँ पे को पार्सनरी राइट मिलता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें दया भाग के अंदर तो सन डू नॉट एंजॉय को पार्सनरी राइट व्हेन द फादर इज अलाइव, यानी को पार्सनरी राइट यानी इक्वल यहाँ पे संपत्ति में बंटवारा नहीं देखने को मिलता। सो ये एनसीईआरटी की बुक है बिजनेस स्टडीज़ की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो दया भाग सिस्टम है ये वेस्ट बंगाल में प्रिवेल करती है, और दोनों ही मेल और फीमेल मेंबर को पार्टनर बनने का राइट देती है। जबकि मिताक्षरा सिस्टम अगर आप देखें तो मिताक्षरा सिस्टम में केवल मेल मेंबर, ओनली द मेल मेंबर टू बी को पार्टनर इन द बिजनेस, यानी केवल मेल मेंबर को ही को पार्टनर बनाया जाता है।
सो फर्स्ट तो यहाँ पे बिल्कुल भी गलत है, किसी प्रकार के कोई कास्ट सिस्टम की बात नहीं की जाती मिताक्षरा और दया भाग में। तो फर्स्ट को हम लोग एलिमिनेट करेंगे। हमारे पास दो डिफरेंट ऑप्शन बचते हैं, यानी या तो 2 सही है या फिर 3, क्योंकि 1 को एलिमिनेट करने के बाद बी और डी हमारे पास बचते हैं। तो अगर यहाँ पे आप देखें तो मिताक्षरा सिस्टम में हमने बिल्कुल सही बात है, हमने देखा कि लाइफ टाइम ही क्लेम किया जा सकता है, लेकिन दया भाग सिस्टम में ओनली आफ्टर द डेथ क्लेम किया जाता है, यानी सेकेंड यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगर आपका सेकेंड सही है तो थर्ड गलत होना चाहिए। लेकिन हमने ये भी देखा एनसीईआरटी के अंदर कि जो मिताक्षरा सिस्टम है ये केवल मेल मेंबर की प्रॉपर्टी से डील करती है, जबकि दया भाग सिस्टम बोथ मेल एंड फीमेल मेंबर की प्रॉपर्टी से डील करती है। आप इसे दोबारा पढ़ सकते हैं। सो ये देखिए यहाँ पे आप दोबारा पढ़ सकते हैं कि मिताक्षरा सिस्टम जो है वो केवल ओनली द मेल मेंबर कैन बी को पार्टनर, जबकि दया भाग में क्या होता है, मेल एंड फीमेल मेंबर दोनों ही को यहाँ पे को पार्टनर बनने दिया जाता है। सो हमने देखा कि इस तरह से ये भी स्टेटमेंट सही होना चाहिए, लेकिन ऑफिशियल आंसर बी दिया गया है। तो आई डोंट नो इसके पीछे का एग्जैक्ट रीज़न क्या होगा, बट जहाँ भी आप देखें तो ये थर्ड वाला पॉइंट सही देखने को मिलता है। तो इसका ऑफिशियल आंसर ऑप्शन बी है। सो यहाँ आप लीगल सर्विसेज इंडिया की भी वेबसाइट में देख सकते हैं, जो कि लीगल न्यूज़ को प्रोवाइड कराने वाली सबसे बड़ी वेबसाइट इंडिया की है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मिताक्षरा लॉ में जॉइंट फैमिली रेफर्स ओनली टू द मेल मेंबर ऑफ अ फैमिली एंड एक्सटेंड टू, फिर उसके बाद उसके बेटे, सन, ग्रैंडसन एंड ग्रेट ग्रैंडसन, यानी 4 पीढ़ी तक यहाँ पे जो संपत्ति है उसका एक्सटेंशन देखने को मिलता है मिताक्षरा लॉ के अंदर, बट ओनली फॉर मेल मेंबर्स। सो इस तरह से यहाँ पे जो सेकेंड और थर्ड है दोनों ही सही बनते हैं, लेकिन इसका ऑफिशियल आंसर ऑप्शन बी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंशिएंट इंडिया के संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है भवभूति, हस्तिमल्ला और क्षेमेश्वर किस लिए फेमस थे? क्या ये जैन मॉन्क्स थे, प्ले राइट्स थे, टेम्पल आर्किटेक्ट्स थे या फिलोसोफर? तो अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री में बुक्स वगैरह पढ़ा है तो यहाँ से आप इसे आंसर कर सकते हैं भवभूति के नाम से, क्योंकि ये एक फेमस ऑथर है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी प्ले राइट्स बनता है। सो अगर क्वेश्चन के सोर्स की बात करें तो आप ओल्ड एनसीईआरटी में देख सकते हैं सोसाइटी, इकोनॉमी एंड कल्चर फ्रॉम द गुप्ताज टू हर्षा वाले चैप्टर में। यहीं पे आप देख सकते हैं कि बताया गया संस्कृत काव्य के बारे में, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो कि हरिसेन के द्वारा लिखा गया उसके बारे में, महलोरी पिलर इंस्क्रिप्शन, बहुत सारी बातें की गई है। और यहीं पर बताया गया है कि ड्रामा के फील्ड में अगर आप देखें, ड्रामा के फील्ड में यानी नाटककार के रूप में तो भास, शूद्रक, कालिदास, भवभूति, ये सारे बहुत ही फेमस नाटककार लेखककार हैं। शूद्रक मृच्छकटिकम के लेखक हैं, बहुत बार ऑलरेडी सिविल सर्विसेज और डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा गया है मृच्छकटिकम किसने लिखा, शूद्रक ने। और यहाँ तक कि इसकी थीम भी पूछते हैं कि ये इसकी जो स्टोरी है वो किससे डील करती है। तो ये आपको हर हाल में ध्यान रखना है कि एक पुअर ब्राह्मण और ब्यूटीफुल कर्टिसन से ये डील करती है। ये इंपॉर्टेंट है, सिविल सर्विस में ऑलरेडी पूछा गया है कि मृच्छकटिकम जो है स्टोरी किस पे बेस्ड है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्ले है, आप देख सकते हैं सबसे अच्छा नाटक माना जाता है। जबकि विशाखा दत्त की बात करें तो मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, ना जाने ऑलरेडी कितनी बार ये सब पूछा गया है एग्जाम्स के अंदर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर मैंने ऑलरेडी बात की है अपनी हिस्ट्री प्लेलिस्ट में, अगर आप जाकर चेक करेंगे तो एंशिएंट बुक्स में आपको ये मिल जाएगा। मैंने सारा कुछ कवर किया है, इवन भवभूति के बारे में मैंने बताया है कि मालती माधव जो कि एक बहुत ही फेमस प्ले है वो भवभूति के द्वारा लिखा गया है। अगेन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी बहुत बार पूछा गया मालती माधव। इसके अलावा अगर आप देखें तो कालिदास के बारे में बताया गया है कि मालविकाग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रम और वसीयम, ये सब जो है वो कालिदास के द्वारा लिखे गए हैं। और भवभूति की अगर बात करें, ध्यान से पढ़िए, भवभूतिज वर्क आर उत्तर रामचरित और मालती माधव। तो उत्तर रामचरित और मालती माधव जैसे प्ले के लेखक कौन है? भवभूति हैं। इसके अलावा अगर 10 कुमार चरित्रम की बात करें तो दंडी ने लिखा है, और वासवदत्ता भी आपको ध्यान रखना है, सुबंधु ने लिखा है। ये सारे एंशिएंट प्लेज हैं, अक्सर ही एग्जाम में घुमा फिराकर पूछे जाते हैं। कभी कभी अभी जैसे इस एग्जाम में आपसे नाम पूछ लिए गए, बट बहुत बार क्या होता है कि किताबों के नाम दे दिए जाते हैं और यहाँ पे लेखक का नाम पूछा जाता है। इसी में आप आगे पढ़ सकते हैं द बायोग्राफी ऑफ हर्षा, यानी हर्षवर्धन की जो बायोग्राफी है हर्षचरित, उसे बाण भट्ट ने लिखा है, जो कि इसी पीरियड में लिखा गया एक आउटस्टैंडिंग वर्क है। इसके बाद संस्कृत ग्रामर, ऑफ कोर्स हमने बहुत बार बात की, CAPF, CDS 2022, बार बार ये पूछा जा रहा है तोलका PM और पाणिनि जैसे ग्रामर्स के बुक्स के ऊपर। इसके बाद बताया जा रहा है कि कमेंट्री लिखी गई महाभाष्य जिसका नाम था पतंजलि के द्वारा, जो कि अगेन ग्रामर पर कमेंट्री थी। ये और भी ज़्यादा मेमोरेबल है क्योंकि अमर कोश की कंपाइलेशन की गई। अमर कोश लेक्सिकोग्राफर थे अमर सिम्हा, उन्होंने ही लेक्सिकन कंपाइल की, लेक्सिकन का मतलब डिक्शनरी कंपाइल की, जिसका नाम था अमर कोश, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के एक लुमिनरी थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे।
कोर्ट पोएट आप कह सकते हैं इनके थे। और ये जो लेक्सिकन है इज मेमोराइज्ड बाय हार्ट बाय द स्टूडेंट्स हु लर्न संस्कृत, यानी जो संस्कृत सीखते थे उन स्टूडेंट्स के द्वारा ये लेक्सिकन, ये डिक्शनरी कंपाइल कर, ये पूरी याद कर ली जाती थी, जो कि किनके द्वारा लिखी गई थी, अमर सिम्हा के द्वारा। तो अगर आपको याद हो, ये अभी हम लोग सिविल सर्विसेज 2021 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन सिविल सर्विसेज 2020 में क्वेश्चन पूछा गया अमर सिम्हा के ऊपर। अभी मैं वो आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। सो ये देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि कौन कौन सी बातें यहाँ पे करेक्ट हैं। पहला कहा गया पाणिनि जो है वो पुष्यमुत्र शुंग से एसोसिएटेड है। अमर सिम्हा हर्षवर्धन के दरबार से एसोसिएटेड है। तीसरा गया था कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से एसोसिएटेड। तो हमने देखा कि अमर सिम्हा चंद्रगुप्त द्वितीय के एक कोर्ट लुमिनरी थे, उनके कोर्ट में मौजूद थे। तो अगर यहाँ पे आप आंसर में 2 को एलिमिनेट करें, अगर यहाँ पे आंसर से आप 2 को एलिमिनेट करते तो आपका आंसर निकल कर क्या आ जाता, केवल यहाँ पे 3 ओनली, यानी फर्स्ट भी यहाँ पे गलत था। तो सिर्फ एक स्टेटमेंट आपने अभी देखा, सिर्फ एक पेज की मदद से हमने 2-3 क्वेश्चंस को, सिविल सर्विसेज के क्वेश्चंस को, और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बट मैंने ऑलरेडी एंशिएंट बुक्स पे ये सारे क्वेश्चंस विद PYQs विद कॉन्सेप्ट कवर कर दिया है। तो यहाँ पर मैं उन सारे सवालों को नहीं लूँगा, वो काफ़ी लेंदी वीडियो है क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक के ऊपर। बट अगर आपको एक पेज, जैसे कि यहाँ पर मैंने दिखाया, सिर्फ एक पेज से 2-2 सवाल सॉल्व हो रहे हैं, तो NCERT ओल्ड वाली, खास करके मैं हमेशा कहता हूँ एंशिएंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, RS शर्मा वाली। सो हमने अभी बहुत डिटेल में बात कर ली कि ये नाटककार हैं, ये सारे क्षेमेश्वर, भवभूति, हस्तिमल्ला, इनके नाम आपके किसी भी स्टैंडर्ड सोर्सेज में कवर नहीं मिलेंगे, बट भवभूति कॉमन नाम था, इसलिए क्वेश्चन उतना ज़्यादा टफ नहीं माना जाएगा, इजी लेवल का क्वेश्चन आप कह सकते हैं। और भवभूति ने कौन सी बुक लिखी अभी हमने देखा, ये आपको नहीं भूलना है, उत्तर रामचरित, और इसके अलावा उत्तर रामचरित के अलावा मालती माधव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है जो मॉन्टेग्यू केम्सफोर्ड रिफॉर्म है 1919 का, वो वोटिंग राइट प्रदान करता है सभी महिलाओं को जिन्होंने भी 21 ईयर्स अटेंड कर लिया है, 21 ईयर्स से ऊपर वाली एज को। दूसरा कहा जा रहा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का है वो वुमेन को रिजर्व सीट देता है लेजिस्लेचर में। तो इस क्वेश्चन के सोर्स से पहले मैं आपको PYQ दिखाना चाहता हूँ, UPSC का ही। सो ये देखिए, CDS 2020 का क्वेश्चन है, 1 साल पहले पूछा गया एग्जाम से। आपको कहा जा रहा है कि किस एक्ट के तहत वुमेन के लिए लेजिस्लेचर में रिजर्व कर दी गई सीट, रिजर्व सीट इन अकॉर्डेंस विद द एलोकेशन ऑफ सीट फॉर डिफरेंट कम्युनिटीज, यानी डिफरेंट कम्युनिटीज़ के एलोकेशन के बेसिस पे किस एक्ट के तहत वुमेन के लिए सीटें रिजर्व कर दी गई। और इसका करेक्ट आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत वुमेन्स को भी रिजर्व सीट दी गई। और ये यहाँ से हमें, अगर आप इस क्वेश्चन को करके जाते UPSC CDS का 1 साल पहले का, तो आप इस क्वेश्चन करने में आपको काफ़ी हेल्प होती। सो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, इसे तो आप आउट राइटली रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि एक तो सबसे पहली बात वुमेन को वोटिंग की बात की जा रही है, और दूसरा सभी वुमेन को, ऐसा कैसे हो सकता है, वो भी 1919 में। ये तो हमारे देश में, हमारा पहला देश हुआ दुनिया का जो इतनी यूनिक बात देखने को मिली कि महिला पुरुष बिना धर्म, बिना जाति, बिना किसी भी भेदभाव के, बिना इकोनॉमिक कंडीशन, बिना एजुकेशनल स्टेटस के भेदभाव पे सभी लोगों को वोटिंग राइट दिया गया। और अगर आप देखें डेवलप्ड नेशन तक में भी सभी वुमेन और पुरुषों को एक समान वोटिंग राइट्स नहीं थे उस टाइम पे, लेकिन भारत देश ने ऐसा किया। लेकिन 1919 में नहीं, ऑफ कोर्स 1947 में भारत देश के आज़ाद होने के बाद। तो फर्स्ट तो ऑफ कोर्स आप एलिमिनेट करते, और सेकंड में आपको डाउट हो सकता था, लेकिन अगर आप CDS का क्वेश्चन करके जाते तो इसे आप आसानी से मार्क कर सकते थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन B 2 ओनली। तो इस तरह से PYQs हमारी हेल्प करता है। और यही नहीं, इसके जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन था, ये वाला प्ले राइट वाला, यहाँ भी अगर आप देखें तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया बुक्स के विषय में, और ऑप्शन में यहाँ पे भवभूति रहता था। तो अगर आप उन क्वेश्चन को अच्छे से UPSC के द्वारा ही, उसे मैंने एंशिएंट बुक्स वाली वीडियो में कवर किया, यहाँ पे नहीं, तो यहाँ से भी आप अगर वो भी करके जाते तो आप समझ जाते कि भवभूति बार बार नाम आ रहा है लेखक के जगह पे, तो हो सकता है ये लेखक हो। और एक ही ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो लेखक वाली बात की जा रही है। प्ले राइट का मतलब वो होता है जो प्लेज लिखते हैं ना, जो नाटक लिखते हैं, नाटककार। तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे ऐसा था। सो अब इस क्वेश्चन का मैं आपको सोर्स दिखाता हूँ। हालांकि देखिए, सिविल सर्विसेज के अंदर ही अगर आप देखें तो 35+ सवाल जो है वो प्रीवियस ईयर से थे, बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है। सिविल सर्विसेज 2022 की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप चैनल पे चेक कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आए। और देखिए, लोग क्या होता है कि जनरली लोग सोर्सेज ढूंढते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सारे सोर्सेज, सारे बुक, सारे टीचर्स की बातें एक तरफ, और UPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक तरफ। UPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कोई बेस्ट गुरु नहीं है, आपको बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को
एनालाइज करने का तरीका पता होना चाहिए, अदरवाइज फिर आप उससे 100% आउटपुट नहीं निकाल पाएंगे। आप क्वेश्चन करेंगे, आंसर करेंगे और फिर वहाँ से कोई खास फायदा निकलेगा नहीं। अगर आप उस क्वेश्चन की तह तक नहीं जाएंगे, पूरे डिटेल एनालिसिस नहीं करेंगे, तो फिर कोई खास फायदा नहीं होगा। जो कि इस चैनल का मोटिव ही आप देख सकते हैं कि मैं कितने डिटेल में चीज़ें कवर कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार क्या होगा कि उन क्वेश्चंस के कंसेप्ट से क्वेश्चन बनेंगे। सो ये आप स्पेक्ट्रम में भी पढ़ सकते हैं। स्पेक्ट्रम में यहाँ पे बताया गया है कि जो कम्युनल इलेक्टोरेट्स है उसके बेसिस पे और भी डिप्रेस्ड क्लासेस, वुमेन और इन लोगों के लिए भी यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया, जो इलेक्टोरल राइट्स है उन्हें एक्सटेंड कर दिया गया। और भी दूसरी बुक्स ने भी इसे कवर किया है, किसी भी स्टैंडर्ड सोर्सेज को आपने फॉलो किया हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंक्रीज द रेशियो ऑफ फीमेल वोटर्स टू 1:5 एंड गिव वुमेन रिजर्व सीट इन लेजिस्लेचर, यानी वुमेन्स के लिए लेजिस्लेचर में रिजर्व सीट की बात की गई। सो यहाँ से हमने इसका आंसर देख लिया, ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 अगस्त 1942 को भारतीय इतिहास में कौन सा महत्व रखता है, ये आपसे पूछा गया। पहला कहा जा रहा है क्विट इंडिया रेजोल्यूशन एडॉप्ट किया गया ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा। दूसरा कहा जा रहा है वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल एक्सपेंड कर दी गई ताकि और इंडियंस को इंक्लूड किया जा सके। तीसरा कहा जा रहा है कांग्रेस मिनिस्ट्री ने 7 प्रांतों में रिजाइन कर दिया। चौथा कहा जा रहा है कि जो क्रिस्प का प्रस्ताव है विथ फुल डोमिनियन स्टेटस की बात की गई जब वो एक बार वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाए। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन आप कह सकते हैं, क्योंकि हमें पता है अगस्त 1942 में अगस्त क्रांति देखने को मिली। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को पास कर लिया गया ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा। तो अगर आपको क्विट इंडिया मूवमेंट की डेट पता है तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। काफ़ी ईजी क्वेश्चन ये है। तो इस क्वेश्चन के सोर्स की अगर मैं बात करूँ तो ये हर सोर्स में कवर मिलेगा। जहाँ पे भी हिस्ट्री की बात आएगी और क्विट इंडिया मूवमेंट की बात आएगी, इस बात का जिक्र जरूर मिलेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन, यानी सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से कौन जुड़े हुए हैं, जो कि एक ट्रांसलेशन है इंडियन रिलीजियस लिरिक्स का इंग्लिश में, यानी इंग्लिश में अनुवाद किया गया इंडियन रिलीजियस लिरिक्स का। और किसने किया ये बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है। बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी या फिर सरोजनी नायडू। तो ये क्वेश्चन आपको किसी भी नॉर्मल सोर्स में कवर नहीं मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, मोहनदास करमचंद गांधी। अगर आपने गांधी जी की बायोग्राफी पढ़ी है तो ही आप इसे कवर कर सकते हैं, अदरवाइज फिर ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। यरवदा जेल में गांधी जी ने इस सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन को ट्रांसलेट किया था, जो कि ट्रांसलेशन है इंडियन रिलीजियस लिरिक्स का इंग्लिश में। सो देखिए यही वो किताब है, सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन ट्रांसलेशन ऑफ इंडियन लिरिक्स मेड इन जेल। गांधी जी के साथ जॉन हॉयलैंड ने इसे ट्रांसलेट किया। ये बुक आप देख सकते हैं। सो फर्स्ट एडिशन जो इस बुक का है वो यरवदा जेल पूना में लिखा गया है और गांधी जी के द्वारा लिखा गया, मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिडिवल इंडिया का क्वेश्चन है। मिडिवल इंडिया का आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है साइज के अकॉर्डिंग आपको लगाना है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में, यानी छोटे से बड़े के क्रम में आपको लगाना है। और पहला है परगना सरकार सूबा, दूसरा कहा जा रहा है सरकार परगना सूबा, तीसरा कहा जा रहा है सूबा सरकार परगना और चौथा कहा जा रहा है परगना सूबा सरकार। तो ये क्वेश्चन ईजी टू मॉडरेट लेवल का मैं कहूँगा, हर सोर्स में लगभग इसे कवर किया जाता है। और आइए देखते हैं फिर एनसीईआरटीज़ में। सो ये हमारी न्यू वाली एनसीईआरटी थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री का पार्ट 2 है। मिडिवल इंडिया वाली जो बुक आती है, न्यू वाली एनसीईआरटी थीम्स एनसीईआरटी, चैप्टर का नाम है पीजेंट जमींदार एंड स्टेट, पेज 217 में आप देख सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है, यानी मुगल पीरियड की बात की जा रही है, अकबर के राइन्स की। और यहीं पे अगर आप देखें तो जो थर्ड बुक मुल्क आबादी की बात की जा रही है, उसी के तहत कहा जा रहा है ऑल सूबाज एंड देयर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फिजिकल डिवीजन, यानी सरकार परगना और महल, इस तरह से बात की जा रही है। और इसके बेसिस पे कहा जा रहा है कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे बुक इंक्लूड करेगी। इसके बाद आगे बताया जा रहा है कि डिटेल शेडिंग करने के बाद सूबा लेवल पे, उसके बाद जो आइन है वो जाता है सरकार को, जो कि उसके बिलो लेवल पे है, यानी सबसे बड़ा सूबा, उसके बाद सरकार की बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा अगर आप देखें, सबसे बड़ा तो सूबा होता है, सूबा के बाद आता है सरकार, फिर आता है परगना। तो अगर आप अखबार भी पढ़ते होंगे हिंदी के तो आपने देखा होगा कि सूबे की ये सबसे बड़ी व्यवस्था है या सूबे में ये देखने को मिला। तो बेसिकली सूबा का मतलब यहाँ पे राज्य को डिनोट किया जाता है, जो कि बहुत बड़ा, सबसे बड़ा यहाँ पे एरिया देखने को मिलता है। तो इसके अलावा अगर आप इसे ऐसे भी सोचे, जैसे अकबर के टाइम पे 12 सूबे थे, जिसमें से आगरा हो गया, दिल्ली हो गई, मुल्तान हो गई, इस तरह से टोटल 12 सूबे थे अकबर के टाइम पे। तो मतलब सूबा जो है वो सबसे बड़ी यूनिट होती थी, सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेशन एरिया होता था। और सबसे छोटा परगना है और बीच में आता था सरकार।
सो दोस्तों ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल में, हमारे टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर दी थी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। देखिए मुगल में अगर हम लोग बात करें डिस्ट्रिक्ट और लोकल गवर्नमेंट की, तो अकबर ने शेर शाह से इस एडमिनिस्ट्रेशन को, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को लिया है, एक्सेलेंट सिस्टम को अडॉप्ट किया है। और एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पज से प्रोविंस को, जो बड़े बड़े प्रोविंस होते हैं, प्रांत होते हैं जिन्हें सूबा कहते हैं, उसे सरकार में डिवाइड कर दिया जाता है और सरकार को फर्दर परगना में डिवाइड किया जाता है, जो कि तहसील कहलाता है। अभी हमने देखा ये क्वेश्चन। उसके बाद अगर आप देखें तो शाहजहां के टाइम पे अनदर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट देखने को मिली, जो कि चकला कहलाती थी। ये भी ध्यान रखिए, हाल ही में एग्जाम के अंदर पूछा गया है, चकला क्या होता था। देखिए सबसे बड़ी जो यूनिट हमने बात की सूबा की, फिर आता है सरकार, और सबसे छोटे लेवल पे आता है परगना, राइट। तो बहुत सारी परगनाओं को मिला करके चकला बनता था और कुछ चकलों को मिला के सरकार बनता था, ठीक है। इस तरह का सिस्टम जो है वो शाहजहां ने अडॉप्ट किया। इसके बाद हम लोग अगर बात करें सरकार की, तो सरकार को कौन हेड करता था? फौजदार हेड करता था, ठीक है, जो कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था। फौजदार कह लें या फिर सिकदार सिकदरन कह लें। और अमल गुजार जो है, ये देखिए ये सब टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो अमल गुजार जो होता था वो लैंड रेवेन्यू को मेजर करने का काम करता था और उसके बेसिस पे कलेक्ट करता था। 1580 में अगर हम लोग देखें तो अकबर ने एक नए सिस्टम को अडॉप्ट किया, जिसे हम लोग दहसाला या बंदोबस्त सिस्टम कहते हैं, या फिर जब्ती सिस्टम आप कह लें। अब ये जो जब्ती सिस्टम है, इसमें क्या होता था कि जो डिफरेंट क्रॉप के एवरेज प्रोड्यूस है, ये देखिए सीडीएस में पूछा गया क्वेश्चन है और सिविल सर्विसेज में भी पूछा गया है। ध्यान रखिए कि जो डिफरेंट क्रॉप के एवरेज प्रोड्यूस है उसे मेजर कर लिया जाता था और उस टाइम पे 10 सालों के प्राइसेस को क्या किया जाता था? एवरेज प्राइसेस को निकाल लिया जाता था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। 10 सालों में मान लीजिए कभी चावल का कीमत रही 25 रुपये, फिर 20 रुपये, फिर 30 रुपये, ऐसे करके जोड़ करके इनका एवरेज निकाल लिया जाता था और उसी प्राइस को फिक्स कर दिया जाता था, ठीक है। यही बंदोबस्त सिस्टम या दहसाला सिस्टम में देखने को मिलता था। और इसके अलावा और एक दो बातें समझ लीजिए, जो 1/3 एवरेज प्रोड्यूस है वो स्टेट का शेयर हो जाता था, यानी स्टेट को चला जाता था, बेसिकली किंगडम को चला जाता था। और अगर बात करें हम लोग मेजरमेंट की आखिर मापा किस तरह जाता था, तो 2 तरह के सिस्टम होते थे, पहला कनकूत और दूसरा नसक। कनकूत में क्या होता था कि सारे के सारे लैंड को क्या किया जाता था? मेजर कर लिया जाता था क्रॉप्स के बेसिस पे, सिंपली चेक करके, सिंपली इंस्पेक्शन की जाती थी और उसके बेसिस पे क्या कनकूत सिस्टम को कनकूत में माप लिया जाता था कि जो होल लैंड है उसकी क्या प्रेजमेंट होगी, क्या वैल्यू होगी। और नसक में अगर हम लोग देखें तो ये जो सिस्टम का है वो अकबर के टाइम पे देखने को मिला, जो कि रफ कैलकुलेशन की जाती थी पास्ट के एक्सपीरियंस के बेसिस पे, ठीक है। कनकूत और नसक पर भी सवाल आए हुए हैं ऑलरेडी। उन सारे पीवाईक्यूज को, मनसबदारी सिस्टम को, बहुत सारी बातें हैं वो हिस्ट्री सीरीज़ में हम लोग 11 सितंबर से कंटिन्यू करेंगे, 11 सितंबर से स्टार्ट करेंगे उस सीरीज़ को, बहुत सारी बातें हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेहद ईजी सवाल पूछा जा रहा है कि हिंदू फीमेल स्कूल के सेक्रेटरी कौन थे, जो कि आगे चल के बैथून फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा? एनी बेसेंट, देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वरचंद विद्यासागर या सरोजनी नायडू? सो इस क्वेश्चन पर बात करने से पहले सिविल सर्विसेज 2005 का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए थे और आंसर करना था करेक्ट। तो पहला कहा जा रहा है कि ईश्वरचंद विद्यासागर ने बैथून स्कूल की स्थापना की कलकत्ता में, ताकि वुमेन के एजुकेशन को इंकरेज किया जा सके। दूसरा कहा जा रहा है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय फर्स्ट ग्रेजुएट हुए कलकत्ता यूनिवर्सिटी के। और तीसरा कहा जा रहा है केशव चंद्र सेन ने कैंपेन किया और इन्हीं के कैंपेन के कारण जो सती प्रथा है वो गवर्नर जनरल के द्वारा बंद की गई। तो ये हमें पता है, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा सती प्रथा को बैन किया गया था, ना कि केशव चंद्र सेन जी के प्रयासों से, 1829 में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर था हमारा 1 और 2। तो यहाँ पे आप साफ साफ पढ़ सकते हैं, इसी क्वेश्चन के बेसिस पे फ्रेम किया गया कि बैथून स्कूल के फर्स्ट सेक्रेटरी कौन थे, तो ईश्वरचंद विद्यासागर थे। तो इन पीवाईक्यू से आपको यही लर्निंग लेनी है। जैसे आपको पता ही होगा, जैसे सिविल सर्विसेज की कट ऑफ दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, तो उस ऐसे सिचुएशन में अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अगर आप क्वेश्चन को करेक्ट कर ले रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात होगी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? ईश्वरचंद विद्यासागर। सो अगर सोर्स की बात करें तो स्पेक्ट्रम के पेज 197 में आप देख सकते हैं सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट पे। देखिए सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा, और इस पर मैंने 5 या 6 वीडियो बनाई है और कंप्लीट कर दी उस सीरीज़ को, उसे आप जरूर देखिए, क्योंकि वहाँ से मैं आपको श्योर कर सकता हूँ 1 से 2 सवाल आपके यूपीएससी का हर एक एग्जाम में पक्के होंगे। तो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और वास्ट टॉपिक है, इसलिए मैंने उस पर काफ़ी डिटेल में कवर कर लिया। और यूपीएससी के द्वारा आई थिंक 100+ PYQs इस पर हैं डिफरेंट एग्जाम्स के, उसे भी मैंने कंपाइल करके उन वीडियोज़ में कवर कर लिया है। तो उन्हें आप जरूर देखिए। आप हिस्ट्री की प्लेलिस्ट जरूर चेक करिए, वहां पे आपको बहुत सारे अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें एजुकेशन ऑफ वुमेन की बात की जा रही है, तो क्रिश्चियन मिशनरीज ने पहली बार कलकत्ता फीमेल जुवेनाइल सोसाइटी को सेटअप किया 1819 में। उसके बाद अगर आप देखें तो बैथून स्कूल की स्थापना की गई JED बैथून के द्वारा, जो कि काउंसिल ऑफ एजुकेशन इन कलकत्ता के प्रेसिडेंट थे। कब ये स्थापना हुई? 1849 में। और इसे आप कह सकते हैं कि ये पहला प्रयास था वुमेन एजुकेशन को लेकर। और पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर इससे एसोसिएटेड थे विथ नो लेस देन 35 गर्ल्स स्कूल इन बंगाल एंड इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द पायोनियर्स ऑफ वुमेन एजुकेशन। ठीक है, तो हमने यहाँ से समझा कि पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर इससे एसोसिएटेड थे।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉलोनियल इंडिया शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल एंड गुरबख्श सिंह ढिल्लो आर रिमेंबर्ड एज, यानी गुरबख्श सिंह ढिल्लो, प्रेम कुमार सहगल और शाहनवाज खान, इन्हें किसके लिए याद किया जाता है? पहला कहा जा रहा है कि ये स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट के नेता थे, दूसरा कहा जा रहा है कि इंतरिम गवर्नमेंट के मेंबर थे, तीसरा कहा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, और चौथा कहा जा रहा है कि इंडियन नेशनल आर्मी के ये ऑफिसर थे। तो ये इजी क्वेश्चन है, ये हर सोर्स में आपको कवर्ड मिलेगा। इसका करेक्ट आंसर ये आईएनए के ऑफिसर्स थे, इंडियन नेशनल आर्मी के ऑफिसर्स थे। सो अगेन आप स्पेक्ट्रम देख सकते हैं पेज 464, यहीं पे बताया गया है चैप्टर का क्या नाम है। चैप्टर का नाम है पोस्ट वॉर नेशनल सेनेरियो, यानी 1940 वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की सेनेरियो की बात की जा रही है। टॉपिक का नाम है इलेक्शन, कांग्रेस इलेक्शन कैंपेन और आईएनए की ट्रायल। तो ब्रीफ में बात करते हैं। देखिए बहुत सारा प्रेशर बना ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, आईएनए के प्रिजनर ऑफ वॉर्स के जो खिलाफ जो ट्रायल चल रहा था, जो कि एज ऑफ वोल्केनो माना जाता है, जो कि एक डिसाइसिव शिफ्ट हुआ गवर्नमेंट की पॉलिसी में। ब्रिटिश ने इनिशियली डिसाइड किया कि पब्लिक ट्रायल को होल्ड किया जाए। सेवरल थाउजेंड्स ऑफ आईएनए प्रिजनर्स बिसाइड डिसमिसिंग देम फ्रॉम सर्विस एंड डिटेनिंग विदाउट ट्रायल, यानी बिना ट्रायल के डिसमिस करने के, जिसमें से 7,000 लोग लगभग थे। तो पहली ट्रायल यहाँ पे रेड फोर्ट में देखने को मिली दिल्ली में नवंबर 1945 में। हिंदू प्रेम कुमार सहगल, मुस्लिम शाहनवाज खान एंड सिख गुरबख्श सिंह ढिल्लो, ये तीनों आईएनए के ऑफिसर्स थे और इनका ट्रायल 1945 में रेड फोर्ट में किया गया। इसी की बात यहाँ पे की जा रही है। सो हमने इसका करेक्ट आंसर देखा, यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। ऑफ कोर्स जब हम लोग हिस्ट्री की बात करेंगे तो यहाँ पे इन चीज़ों को डिटेल में कवर करेंगे। ये इवेंट्स काफ़ी ज़्यादा इंडियन हिस्ट्री के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। नाउ ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री का। 18 क्वेश्चन आए थे, वो सारे हमने डिटेल में कवर कर लिए। पहला कहा जा रहा है कि आरकोट के निजामत इमर्ज आउट ऑफ हैदराबाद स्टेट, यानी जो आरकोट का निजामत है वो हैदराबाद स्टेट से निकला। दूसरा कहा जा रहा है कि जो मैसूर किंगडम है वो विजयनगर एम्पायर से इमर्ज आउट हुआ। तीसरा कहा जा रहा है कि जो रोहिलखंड किंगडम है वो अहमद शाह दुरानी ने जो टेरिटरीज को ऑक्यूपाई किया था उसी में फॉर्म किया गया। सो इस क्वेश्चन के एनालिसिस पर डिटेल सोर्सेज से पहले CDS 2015 का क्वेश्चन देखते हैं। आपसे यहाँ पे कहा जा रहा था कि आरकोट स्टेट के बारे में, जो कि 18th सेंचुरी में साउथ इंडिया में देखने को मिला, उसके बारे में कौन सी बातें यहाँ पे करेक्ट हैं। पहला कहा जा रहा है कि जो आरकोट डायनेस्टी के फाउंडर्स हैं वो दाऊद खान पन्नी और सादतुल्ला खान है। दूसरा कहा जा रहा है कि आरकोट बिकेम द साइट ऑफ अ प्रोट्रैक्टेड स्ट्रगल बिटवीन द इंग्लिश एंड डच ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी 1740 के दशक में आरकोट एक स्ट्रगल का सोर्स बना, स्ट्रगल का केंद्र बना इंग्लिश और डच के बीच। तीसरा कहा जा रहा है कि डिसेंट्रलाइजेशन एक की फीचर है स्टेट ऑफ आरकोट में 18th सेंचुरी में जो इमर्ज हुआ। चौथा कहा जा रहा है कि जो अदर मेजर स्टेट है टू एमर्ज इन साउथ इंडिया एट दिस टाइम वाज मैसूर, यानी मैसूर किंगडम भी इसी के साथ एमर्ज हुआ, जो कि वन ऑफ द अदर आप कह सकते हैं सदर्न एरिया है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो 1, 2 एंड 4 है। पहली, दूसरी और चौथी बात बिल्कुल सही है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन नहीं बल्कि सेंट्रलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट फीचर देखने को मिला आरकोट में, क्योंकि ऑफकोर्स एक राजा के हाथों में पावर होगी तो वो सेंट्रलाइज्ड होगी, राइट, ना कि डिसेंट्रलाइज। तो 1, 2 एंड 4 इसका ऑफिशियल करेक्ट आंसर है। सो यहाँ पे आरकोट के बारे थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए दाऊद खान पन्नी और सादतुल्ला खान फाउंडर है आरकोट के। इसके बाद आरकोट एक साइट ऑफ प्रोटेक्टेड स्ट्रगल बना इंग्लिश और डच के बीच, और अदर मेजर स्टेट जो साउथ इंडिया में हुए वो मैसूर था, और सेंट्रलाइजेशन एक की फीचर है स्टेट ऑफ आरकोट में। सो यहाँ पे निजामत ऑफ आरकोट हैदराबाद स्टेट से नहीं इमर्ज हुआ बल्कि एक इंडिपेंडेंट किंगडम था। वैसे भी अगर आप सोचें तो हैदराबाद स्टेट का टाइम पीरियड अलग है और निजामत ऑफ आरकोट का अलग है, बल्कि निजामत ऑफ आरकोट आप कह सकते हैं मोर ऑफ द औरंगजेब की जो टेरिटरीज थी उनमें से एक इमर्ज आउट हुआ, ना कि हैदराबाद स्टेट से। तो फर्स्ट यहाँ पे गलत है और फर्स्ट को हम लोग एलिमिनेट करेंगे। तो हमारे पास फिर भी यहाँ पे 3 ऑप्शन है, B, C और D। और यहाँ पे रोहिलखंड किंगडम जो है वो दुरानी एम्पायर के द्वारा नहीं फॉर्म किया गया, ये बात भी यहाँ पे गलत है। सिर्फ यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन B, 2 ओनली। तो यहाँ पे मुगल के डिक्लाइन के बाद, औरंगजेब के डिक्लाइन के बाद आप देख सकते हैं मोहम्मद खान बंगस जो कि एक अफगान एडवेंचरर था, इसी ने फारुखाबाद के आसपास की टेरिटरी को ऑक्यूपाई किया, जो कि अभी अलीगढ़ और कानपुर के बीच है, फारूक सियार और मोहम्मद शाह के टाइम पे। और यही जो टेरिटरीज की गई उसे बाद में कार्व आउट करके इस प्रिंसिपैलिटी को रोहिलखंड के नाम से जाना जाने लगा, जो कि फुट हिल्स ऑफ हिमालय में यानी गंगा के साउथ में और कुमायूं हिल्स के नॉर्थ में ये घिरा हुआ है। आज की डेट में अगर हम लोग देखें तो बरेली के आसपास ये देखने को मिलता है रोहिलखंड किंगडम, जो कि किनके द्वारा स्टेब्लिश किया गया था, मोहम्मद खान बंगस के द्वारा।
सो यहाँ पे थर्ड भी गलत है और फर्स्ट भी गलत है, सिर्फ हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है 2 ओनली। सो यहाँ पे आए हुए हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पॉलिटी, ज्योग्राफी, इस तरह से सभी सब्जेक्ट के कवर करेंगे। और इसके अलावा अगर आपका कोई सुझाव या अगर आपका कोई विचार है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और जल्द ही हम लोग एनसीईआरटी का निचोड़ सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे, जिसमें सारी एनसीईआरटीज़ में आपको कवर कराऊंगा विथ एमसीक्यूज, विथ यूपीएससी के पीवाईक्यूज। तो अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर करें। थैंक यू सो मच।